हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोटेंशियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है गाइज आज का। तो इसको ज़रूर अपने पास प्रॉपर तरीके से इसको सुनिएगा और जो भी आज आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आज आपको मिलने वाले हैं गाइज, तो उन पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना गाइज, ये हम जब पढ़ते हैं तो हम इतना ज़्यादा अच्छे से या इतना ज़्यादा हम पॉइंट्स को रिटेन करके नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें एग्ज़ाम टाइम पे ना जब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें सोचना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा हमने हमारे नोट्स में है तो वो हमारे माइंड में रहेगा, क्योंकि वो हमारी विजुअलाइजिंग में आ जाता है उसी टाइम। तो इसीलिए इनको नोट करना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी तो सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं नोट करने में, लेकिन वो बाद में जाके हमारा वही टाइम सेव कर देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ज़रूर नोट करके रखिएगा गाइज इन पॉइंट्स को। तो शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, या फिर ये जो हमारा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम करते हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उसका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एनर्जी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपके लिए जो झा सर अकेडमी पे रेगुलरली करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, लाए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन एनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। दैट इज़ मोर देन एनफ। और गाइज, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस बैच में आपको बिल्कुल जीएस 1, 2, 3, 4 की ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा उस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है गाइस, बहुत बेहतरीन बैच है। आपको एक्सपर्ट फैकल्टी हैं हमारी, जो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज़, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज़, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential? संभावित सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें और इसके निर्धारकों की व्याख्या करें। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपनी क्षमता का एहसास करने से रोक रहे हैं? तो ये क्वेश्चन गाइज, जैसे मैंने बताया, GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है? सबसे पहले हमें क्या करना है? डिफाइन करना है कि पोटेंशियल जीडीपी होती क्या है, पहली चीज़। दूसरा, हमें उसके डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। पहले हमें डिफाइन करना है, फिर हमें उसके डिटर्मिनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। और तीसरी चीज़ हमें क्या बताना है? हमें वो फैक्टर्स बताने हैं जिससे कि जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, हम वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके ऐसे क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स है जो हमें रोक रहे हैं, राइट?
तो हमें इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला हमें डिफाइन करना है, फिर हमें उसके डिटर्मिनेंट्स बताने हैं और फिर हमें उसके फैक्टर्स बताने हैं जो हमें अपनी क्षमता पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रहे हैं। ठीक है, इनहिबिटिंग फैक्टर्स, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है? पोटेंशियल जीडीपी वो होती है जिसमें मतलब कि जो हमें गुड्स और सर्विसेज, चाहे हम कोई गुड की बात करते हैं, ठीक है, या हम सर्विसेज की बात करते हैं, वस्तुओं या सेवाओं, उनमें से उनका जो हाईएस्ट मतलब जो मार्केट वैल्यू की हम बात करते हैं ना, मार्केट वैल्यू कि बाजार में उसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। तो जो सबसे हाईएस्ट होती है, जितना मतलब एक प्रोडक्ट की, मान लो एक साबुन है तो एक सोप, एक साबुन की हाईएस्ट ऐसी कितनी वैल्यू है जो एक इकोनॉमी में बनाई जा सकती है, कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जा सकती है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे या एक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल जीडीपी। मतलब कि कितनी पोटेंशियल है जीडीपी की, कि कितना हाईएस्ट हो सकता है, इकोनॉमी कितना हाईएस्ट प्रोड्यूस कर सकती है, कितने लेवल तक का। वो कहते हैं ना, एक एस्टीमेट लगाना कि हाँ मेरे मतलब मेरे में इतनी मेरी पोटेंशियल है, इतने मेरे में क्षमता है कि मैं इतना काम कर सकती हूँ, या मैं एक दिन में मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, मेरी इतनी क्षमता है। मतलब मैं जानती हूँ अपने बारे में कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ एक दिन में। अब मैंने क्या रखा? हाईएस्ट रखा मैंने, कि मुझे पता है भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 आवर्स की नींद भी ज़रूरी है, ठीक है, और भाई थोड़ा टाइम खाने पीने में भी जाता है। तो क्या मैंने लिया कि 12 घंटे में पढ़ सकती हूँ। मैंने अपना हाईएस्ट मान लिया कि 12 घंटे से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम मतलब 12 घंटे में पढ़ सकती हूँ। तो वो क्या है? हाईएस्ट मैंने मार्क रखा। तो वो हाईएस्ट जितना मैं कर सकती हूँ तो वो मेरा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जीडीपी क्या है? जितना हाईएस्ट मार्केट वैल्यू एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अनलाइक नॉर्मल जीडीपी दैट एस्टिमेट्स ड्यूरिंग द करंट ड्यूरेशन, पोटेंशियल जीडीपी सीक्स टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये नॉर्मल जीडीपी की तरह नहीं है। नॉर्मल जीडीपी क्या करती है कि एक करंट ड्यूरेशन मतलब कि एक टाइम पे कितना एस्टीमेट, मतलब एक टाइम पे एस्टीमेट लगाती है कि भाई कितना प्रोडक्शन है या किस तरीके से इकोनॉमी करती है, उसके बारे में वो होती है नॉर्मल जीडीपी। लेकिन पोटेंशियल जीडीपी क्या करती है? वो हाईएस्ट मार्क तक देखती है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी। जब वो हाईएस्ट वैल्यू का एस्टीमेट लगाती है ना, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी, कि उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ये हाईएस्ट है बिल्कुल। जैसे मैंने कहा कि मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, 12 घंटे से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, वो हाईएस्ट है। तो वो क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। मैंने एक पोटेंशियल स्टडी टाइम बता दिया, तो वो क्या है? वो पोटेंशियल जीडीपी वो होती है। लेकिन नॉर्मल जीडीपी में हम क्या कहते हैं कि एक करंट जो टाइम चल रहा है उसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? डिफाइन कर दिया हमने पोटेंशियल जीडीपी को। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, कि पोटेंशियल जीडीपी के डिटर्मिनेंट्स क्या है? संभावित सकल घरेलू उत्पाद के निर्धारक, मतलब जीडीपी के क्या निर्धारक है? फर्स्ट इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। द इन्फ्लेशन रेट इन द कंट्री in a year influences the GDP growth. Higher inflation can boost the potential GDP rate. अब इसका पहला डिटर्मिनेंट क्या हम देख रहे हैं? इन्फ्लेशन, ठीक है। अब इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन जीडीपी की ग्रोथ को, मतलब जीडीपी में कितनी वृद्धि होगी एक ईयर में, मतलब एक साल में कितनी वृद्धि होगी, उसको इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। कैसे? कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इन्फ्लेशन क्या करेगा? ज़्यादा इन्फ्लेशन मतलब ज़्यादा पोटेंशियल जीडीपी होगी। मतलब एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है किसमें? इन्फ्लेशन में और पोटेंशियल जीडीपी में। अब वो कैसे होगा? अब याद करो, पोटेंशियल जीडीपी हमने क्या कहा, क्या है कि एक हाईएस्ट मार्केट वैल्यू देखते हैं। अब हाईएस्ट मार्केट वैल्यू, इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? प्राइस में राइज हो जाता है, हाई मतलब राइज इन प्राइजेस, प्राइजेस जो है वो बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है।
अब प्राइस बढ़ जाएंगे। अब मान लो जैसे हमने सोप का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कि सोप 1000 रुपीज़ का, एक एग्जाम्पल के तौर पे हाईएस्ट पोटेंशियल जो हमने ली है, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू एक सोप की वो 1000 रुपीज़ है। लेकिन अब इन्फ्लेशन से क्या होगा, इन्फ्लेशन से तो महंगाई होगी, प्राइजेस इंक्रीज होंगे, तो वो 1000 वाला सोप 1200 का हो गया। तो अब क्या उससे पोटेंशियल जीडीपी क्या होगी, हाईएस्ट मार्केट वैल्यू क्या होगी 1200, पहले 1000 तो पोटेंशियल जीडीपी तो बढ़ी, उससे पोटेंशियल जीडीपी भी तो इंक्रीज होगी ना। तो वही बोला गया है कि इन्फ्लेशन क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है जीडीपी को, इन पोटेंशियल जीडीपी को, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल जीडीपी भी बढ़ता है। ठीक है, तो एक वो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रिसेशन, मंदी। Recession is the slowdown in growth rate for 2 consecutive quarters. A recession can significantly reduce the GDP. वही बात है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस इंक्रीज होते हैं तो जीडीपी भी इंक्रीज होता है। और रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन का क्या मतलब होता है कि ग्रोथ रेट जो है, वृद्धि दर है वो कम हो रही है, स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो वो स्लो डाउन, अगर वृद्धि दर हमें कम लगातार 2 क्वार्टर्स में हमें देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेशन। ठीक है, और रिसेशन में क्या होता है, हमने क्या देखा कि ग्रोथ रेट तो कम होती है। तो अब ग्रोथ रेट कम होगी तो जो हाईएस्ट मार्केट वैल्यू होगी, जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस है, जो हमें दाम देखने को मिलता है, मूल भी तो कम हो जाएगा ना, मूल्य उनका, तो वो कम होगा तो पोटेंशियल जीडीपी भी तो कम होगी। जैसे कि सोप का ही एग्जाम्पल लिया था हमने कि 1000 रुपीज़ का हाईएस्ट मार्केट वैल्यू का सोप है, लेकिन अब रिसेशन से क्या होगा, ग्रोथ रेट कम होगी तो उससे उसके प्राइजेस कम हो जाएंगे। तो अब वो मान लो 800 रुपये का मिल रहा है, जो 1000 रुपीज़ का सोप था हाईएस्ट वैल्यू का, अब वो 800 का है। तो अब हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 800, तो पोटेंशियल जीडीपी क्या होगी 800, जो कि पहले 1000 थी। तो रिसेशन के साथ साथ उसके हमें क्या देखने को मिली, पोटेंशियल जीडीपी भी कम हुई है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें रिसेशन और पोटेंशियल जीडीपी का देखने को मिला। कॉन्टिन्यूस ग्रोथ विल बी सूटेबल फॉर हाई जीडीपी, कि मतलब अगर हमें हाई जीडीपी करनी है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ज़रूरी है, कि अगर कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होने का क्या मतलब है कि डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड सप्लाई फैक्टर्स पे हमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अब डिमांड सप्लाई फैक्टर बढ़ेंगे तो क्या होगा, उससे हमें जीडीपी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये हमने किसकी बात की, ये डिटर्मिनेंट्स थे पोटेंशियल जीडीपी के। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इनहिबिटिंग पोटेंशियल जीडीपी ऑफ इंडिया। भारत के संभावित सकल घरेलू उत्पाद को बाधित करने वाले कारक, मतलब इंडिया में जो जीडीपी को बाधित करते हैं, रोकते हैं, उसके फैक्टर्स देखेंगे हम। फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है ज़्यादा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, कि लोगों को मतलब रोज़गार बढ़ ही नहीं रहा है ज़्यादातर किस में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है और वो ही इतना रोज़गार प्रदान नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव से किस पे शिफ्ट हो रही है, ज़्यादातर किस पे ध्यान दिया जा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव पे। या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें वर्कफोर्स बेशक से बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन काम नहीं है, वो काम हो ही नहीं रहा, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रही है हमें वहाँ पे, जिससे कि वो प्रोडक्टिविटी इतनी आ ही नहीं पा रही है। और जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं है तो क्या है, अगर लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है तो क्या वो कोई प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़्यादा डिमांड करेंगे, नहीं करेंगे। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी सप्लाई का क्या मतलब है, कोई मतलब होगा सप्लाई का, नहीं। तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होने का क्या मतलब है कि जीडीपी भी, पोटेंशियल जीडीपी भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, मुद्रा मूल्यह्रास, कि करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है, द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विस सर्विस अमेरिकन डॉलर विल रिड्यूस जीडीपी वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी करेंसी ही डेप्रिशिएट हो जाएगी तो क्या होगा, जीडीपी तो ऑब्वियसली
बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जीडीपी की जो वैल्यू है वो तो गिर जाएगी ना, करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से। क्योंकि हम किसके कंपैरिजन में देखते हैं, अमेरिकन डॉलर के। तो अब उसके कंपैरिजन में अगर हमारी जीडीपी डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, गिर जाएगी, तो जीडीपी भी हमारी उसी हिसाब से गिरती चली जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। अ डिक्रीज इन फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी में कमी। The inflow of foreign capital may decrease over a period of time due to some factors. This will result in the economy not being able to emulate the potential numbers. अब क्या चीज़ है, जैसे कि हमें फॉरेन कैपिटल देखने में, जैसे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जैसे, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कुछ ना कुछ काम बढ़ता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर कुछ रीजंस की वजह से, कुछ भी रीज़न उसके हो सकते हैं, अगर वो इनफ्लो वो हमें कम देखने को मिल जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स कम आ रही हैं, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट कम आने की वजह से एक टाइम पे अगर वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अब उस पे फ़र्क पड़ने की वजह से जो एक पोटेंशियल था, या जो हमने एक पोटेंशियल का एस्टीमेट लगाया था, जो पोटेंशियल हो सकती थी, वो पोटेंशियल तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें वो सारे क्राइटेरिया, वो चीज़ें जो सोची गई थी, जो हमें मिल सकती थी और मिलती रही हैं, वो नहीं मिल रही हैं। पहले जो हमारे पास आ रहा था वो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए अगर कोई बाहर से कंपनी सेटअप होती है, कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो एक स्टार्टअप हुआ मान लो, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। लेकिन अगर स्टार्टअप्स होने ही बंद हो गए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, तो स्टार्टअप ही नहीं हो रहे, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही नहीं होगा, वही वापस डिमांड सप्लाई वाला फैक्टर आ गया। तो उससे क्या होगा, वो पोटेंशियल तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, मतलब बुनियादी ढांचे की कमी। The infrastructure growth in the domestic economy may not be in predicted lines. This will hamper the final contribution to GDP output. अब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में अब कुछ भी काम करने से पहले, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की ही अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम अपने पोर्शंस में, तो जो एम्प्लॉयमेंट हम बात कर रहे हैं, अगर उस एम्प्लॉयमेंट के लिए या काम करने के लिए अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या उसका फ़ायदा होगा। जैसे अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है, अभी हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होगी, तो क्या होगा, वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया, मान लो पंजाब में एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर सेटअप किया पर्सन ए ने, अब वो जो पर्सन ए है, वो वहाँ पे उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो वो जो चीज़ें बनाएगा वो ख़राब हो जाएंगी, अगर वो इतने टाइम पे नहीं दे पाया, या उसको मार्केट अवेलेबल नहीं हो पाई इतने टाइम पे, क्योंकि वो उनको स्टोर ही नहीं कर सकता, प्रिजर्व ही नहीं कर पाएगा। अब वो प्रिजर्व नहीं कर पाएगा, वो ख़राब होगा, तो उसका नुकसान होगा। अब उस पर्सन ए का नुकसान हुआ, तो वो जो उसने एम्प्लॉयज़ रख रखे थे, लेबर रखी हुई थी, क्या वो उनको प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की वजह से ही इकोनॉमी में दिक्कत आई, वो चल ही नहीं पाएगी प्रॉपर तरीके से। क्योंकि जब उन लेबर को, एम्प्लॉयज़ को अगर सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो डिमांड कैसे करेंगे, और जब डिमांड नहीं होगी तो मार्केट उठेगी कैसे, मार्केट उठेगी नहीं तो पोटेंशियल जीडीपी तो ऑटोमेटिकली नहीं उठ पाएगी, पोटेंशियल जीडीपी तो हमें लो ही देखने को मिलेगी। तो ये फैक्टर हमें क्या देखने को मिला कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी जब प्रॉपर तरीके से नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमें देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो जीडीपी पे फाइनल कंट्रीब्यूशन है, जो हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, पोटेंशियल जीडीपी, वो कम हो जाती है, उस पर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कम देखने को मिलता है, राइट। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे फैक्टर्स है जिससे हमें हमारी पोटेंशियल जीडीपी पे हमें फ़र्क देखने को मिलता है कि वो मतलब रुक रही है, वो प्रॉपर तरीके से उतना वर्क नहीं कर पा रही है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट विल से, thus potential GDP is a theoretical prediction that may not always be equal to the final output. ऑब्वियस सी बात है। अब पोटेंशियल जीडीपी क्या है कि हम हाईएस्ट सोच रहे हैं, हम उस पर काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना सोचा है हम उसके इक्विवेलेंट काम कर पाएँ।
जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने कहा कि मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो वो मैंने सोच लिया कि हाँ मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, मैंने अपनी वो हाईएस्ट पोटेंशियल तो सेट कर दी। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि मैं 12 घंटे पढ़ ही पाऊँ पूरा। हो सकता है 10 घंटे पढ़ा, 11 घंटे पढ़ा, कभी कभी कम भी पढ़ा गया। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं वहाँ पे। वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स में ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरिंग द प्रोडक्शन। तो कुछ बाहरी फैक्टर्स, बाहरी कारक भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये जो प्रिडिक्शन हमने की है वो पूरी ना हो पाए। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि अभी मैंने बोला एग्जाम्पल में कि अगर मैंने टाइम सेट कर लिया कि मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ, ठीक है। अब मैं डेली बेसिस पे अपना थोड़ा सा रूटीन रख रही हूँ, तो मैंने 12 घंटे का अपना पोटेंशियल तो सेट किया, लेकिन मैं 9 घंटे पढ़ पा रही हूँ मान लो। अब उसमें क्या है, अब उसमें मेरी कुछ प्रॉब्लम्स, मेरी कुछ काम आ गया है या कुछ भी चीज़ें हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मान लीजिए बाहर से अगर कोई गेस्ट आ गए, तो उसमें क्या होगा, गेस्ट आने से मेरा काम तो रुक गया ना, मेरे को गेस्ट को अटेंड करना पड़ेगा। मैं पढ़ने तो नहीं बैठ सकती वहाँ पे, तो मेरा ऑल्टर हुआ ना। जितना मैंने सोचा था मैं पूरे दिन में मुझे 9 घंटे तो पढ़ना ही है, और मैंने तो 12 घंटे सोचा था, लेकिन मैं तो 9 घंटे पढ़ रही हूँ। चलो 9 तो पढ़ने हैं, आज मैं कोशिश करूँगी 10 घंटे पढ़ लूँ। लेकिन क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर्स, गेस्ट आने की वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, मैं वो 9 घंटे भी नहीं पढ़ पाई, तो उसकी वजह से भी मेरा प्रिडिक्शन ऑल्टर हो गया, दिक्कत आई, राइट। सो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से नहीं हो पाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।